नमस्कार, मैं हूं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट विंदर कुमार जी। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां की राजनीति में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। पहले शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। अब एनसीपी टूटी, उसके कुछ विधायक चले गए। अब स्पीकर ने एक नया फरमान जारी किया है सभी विधायकों के लिए कि वो आकर अपना जवाब दाखिल करें। अब इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या मकसद है, क्या कुछ हुआ है इसमें, या भारतीय जनता पार्टी के पीछे इसमें कुछ है? रविंद्र कुमार जी से जानते हैं। सर, क्या कुछ नया अपडेट है अब? अभी एक विचित्र किस्म का आदेश जो है महाराष्ट्र की राजनीति में वहां के जो विधानसभा के स्पीकर हैं नवलेकर, उनकी तरफ से आया है। और ये ऐसा आदेश है जो अपने आप में हर आदमी को चौंकाता है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना के जो दो गुट हैं, एक उद्धव ठाकरे जो कि मूल शिवसेना है, और दूसरा जो था एकनाथ शिंदे का शिवसेना का गुट, जो कि अब वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने 29 जून 2022 को शिवसेना तोड़ी थी। और तोड़ने के बाद जो है उनके 16 विधायक जो है, पहले उन्होंने कहा हम तोड़ रहे हैं, और जब उन्होंने तोड़ने की बात की तो शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से उनको नोटिस दिया गया और उनके बारे में एक एप्लीकेशन दी गई कि ये सब जो है डिस्क्वालीफाइड होते हैं स्पीकर को। स्पीकर ने उस समय किन्हीं कारणों से फैसला नहीं लिया, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये पिछले महीने छुट्टियों से पहले ये कहा कि हम इस मामले की सुनवाई जो है 11 अगस्त को करेंगे, और तब तक स्पीकर को उन्होंने कहा कि वो जिस समय में ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन की जितनी एप्लीकेशन है उन पर फैसला करें। अब एक विचित्र स्थिति है कि शिवसेना जिसके 56 जो विधायक हैं वो जीत कर आए थे जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस समय वो 54 विधायक हैं, और उन 54 विधायकों में से जो शिंदे गुट है जो दावा करता है कि उनके पास 41 विधायक हैं, जिनमें से 2 जो है विधायक वापस लौट कर जो है शिवसेना के साथ आ गए और बाकी जो है शिवसेना के साथ रहे। तो ऐसी हालत में स्पीकर को उन लोगों को नोटिस देना चाहिए था, कारण बताओ नोटिस, जिन्होंने शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट की सदस्यता ली। अब स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर ने पूरे विधानसभा मंडल जो है, विधानसभा दल जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं, उसको सबको नोटिस दे दिया है। और सबको नोटिस देके कहा है कि आप जो है 1 हफ्ते में कारण बताओ नोटिस का जवाब दो, और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो माना जाएगा आपके पास कहने को कुछ नहीं है, और तब मैं जो है उस पर फैसला लूंगा। ये फैसला लेने की मजबूरी इसलिए भी उनके ऊपर है क्योंकि अब 17 जुलाई 2023 को, यानी आप समझिए आज जो तारीख है 9 तारीख, उसके बाद जो है, जो 1 हफ्ते बाद ही, 8 दिन बाद ही विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, और तब तक ये फैसला उनको करना है, या वो टालने के लिए कोई अपनी कोशिश करेंगे, वो एक बात। अब इस स्थिति में जो लोगों ने कानून पढ़ते हैं, कानून जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि जब एंटी डिफेक्शन बिल को लाया गया था 1985 में राजीव गांधी द्वारा, तब उसमें एक प्रावधान किया गया था कि अगर किसी भी विधान मंडल के, मान लो एमपी हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, या विधानसभा के मेंबर हैं, या विधान परिषद के हैं, अगर 1/3 लोग किसी दल को छोड़ते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन बिल जो है नहीं लगेगा। तो इस प्रावधान पर 2003 में एक चेंज किया गया, और ये कहा गया कि 2/3 लोग अगर सदस्यता छोड़ते हैं तो ऐसी हालत में माना जाएगा कि वो लोग जो है सदस्यता उनकी नहीं जाएगी, और वो जो है सदस्य बने रहेंगे। अब कहीं भी उस कानून में ये नहीं लिखा कि जितने सदस्य हैं, यानी 1/3 है, 2/3 है, या होल जो पूरा जो विधानमंडल है, उन सबको जो है नोटिस दिया जाएगा। आज के समय में स्पीकर का जो नोटिस है वो ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे हों चाहे और भी कोई लोग हों, तो वो लोग जो है डिस्क्वालिफिकेशन की उनके ऊपर तलवार लटक रही है, जबकि उनकी एप्लीकेशन कोई भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, केंद्र सरकार में अगर 2, 3, 4 सदस्यों को एंटी डिफेक्शन का नोटिस जो है बीजेपी का सचेतक देता है, और वो ओम बिरला के पास जाता है, तो ओम बिरला क्या करेंगे? 304 सदस्यों को सबको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दे देंगे, कहेंगे तुम्हारे खिलाफ नोटिस आया है, सब जो है जवाब दो, नहीं तो तुम्हारी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। तो ये कानून की किताब को उल्टा पढ़ने की कोशिश है, और पहले भी स्पीकर ने कहा था कि मैं इस बारे में संविधानविदों से सलाह ले रहा हूँ। उन्होंने उससे पहले कहा था कि मैंने जो है चुनाव आयोग से शिवसेना का जो है संविधान मांगा है,
शिवसेना का संविधान जब मुझे मिल जाएगा तब मैं उस पर विचार करूंगा। अब उन्होंने पिछले दिनों कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे को जो है शिवसेना का ओरिजिनल जो संविधान है वो मुझे चुनाव आयोग ने मुहैया करा दिया है, इसलिए मैं इस पर फैसला करूंगा। तो ये जो पूरी बात है ये सुनने में बड़ी अजीब लगती है। ये लगती है कि स्पीकर को ना अपनी ताकतों का पता है। ये वैसे ही है जैसे कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल है, उन्होंने पहले तो वहां के एक मंत्री जिनको की ईडी अरेस्ट करना चाहती थी, पहले उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। हटाने के बाद उन्होंने कहा मैं संविधान विदों से राय लूंगा। तो ना तो इनके स्पीकर, ना इनके राज्यपाल, ना तो कोई कानून जानते हैं, कानून के खिलाफ फैसले लेते हैं। अब फैसले लेने के बाद जो थोप देते हैं दूसरों पर कि हम जो है इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं, राय ले रहे हैं। तो एक तरह का एक जंगल राज जो है इन लोगों ने मचा रखा है। अब जो है एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें ये प्रोविजन किया गया 2003 के संशोधनों में, जो शायद स्पीकर उस महोदय को नहीं पता, मुझे लगता है बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता, कि अगर दो दलों में मर्जर होता है तो मर्जर होने में जो मूल पार्टी है, अगर उसके 75% सदस्य है, अगर उसके 75% सदस्य कहते हैं कि हम दूसरी पार्टी में जाएंगे और 25% सदस्य कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो जो 25% सदस्य हैं वो अपनी मूल पार्टी को बचा कर रख सकते हैं। उसका सिंबल भी उनके पास रहेगा और ऐसी हालत में वो उनकी पार्टी को किसी तरह से खतरा नहीं हो सकता। अब आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने बहुत पहले एक फैसला दिया था इसी झगड़े में। उन्होंने ये कहा था कि मूल शिवसेना कौन सी है? उन्होंने कहा मूल शिवसेना वो है जो कि एकनाथ शिंदे की है। और उन्होंने तब उसका आधार क्या बताया? कहा कि 40 सदस्य इनके साथ हैं। तो 40 सदस्य इनके साथ हैं, उनको कहा कि आप मूल पार्टी हो। जबकि 14 सदस्य जो थे उस समय भी उद्धव ठाकरे के पास थे। अगर आप 54 का 1/4 करेंगे तो वो जो है 13 बैठेगा, 13+1। तो 14 सदस्य जब थे उद्धव ठाकरे के पास, तो उनकी पार्टी की मान्यता वो किसी भी हालत में दूसरी पार्टी को नहीं दी जा सकती थी। ये चुनाव आयोग ने वहां पर ये गलती की। उसके खिलाफ जो उद्धव ठाकरे जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो आप समझिए देश में इस समय जो है कानून के नाम पर, कानून के साथ जितना बलात्कार इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, वो ऐसा है कि जैसे चोरी और सीना चोरी। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह है, वो कहता है कि मैं जो चाहूंगा, मैं जो तय करूंगा, उसी हिसाब से चार्जशीट बनेगी, उसी हिसाब से दिल्ली पुलिस करेगी। अब दिल्ली पुलिस जैसी पुलिस, मेरे को लगता है ये संविधान और अपनी कानूनी मर्यादा सारी भूल गए हैं। आज एक विचित्र बात हुई कि बागेश्वर धाम के जो मुखिया बने हुए हैं, वो धीरेन्द्र, उन्होंने दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के डीसीपी के कार्यालय में एक जो है सभा की और वहां पर पुलिस वालों ने उनके साथ फोटो खिंचाई। पुलिस वालों ने उनके साथ जो है वीडियो शेयर किए और पुलिस वालों ने पूछा हमारा भविष्य क्या है। यानी ये ऐसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज पूछे मेरी भविष्य क्या है। यानी इस देश में जिस चीज को हमारा संविधान मान्यता नहीं देता, हमारा संविधान कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों में कि राज्य लोगों को वैज्ञानिक सोच को प्रचारित करेगा, बढ़ाएगा। ये दिल्ली पुलिस के लोग जो है कर्मकांडी ऐसे लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ जी इनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, जो इनके खिलाफ होती भी है, आशाराम बापू हो उसको बुला लेंगे। आपको याद होगा कि एक एसएचओ ने आशाराम बापू को अपने ऑफिस बुलाया और अपनी सीट पर बिठा दिया, बाद में वो सस्पेंड हुआ। तो ये लोग जो है पोंगा पंडित में दिल्ली पुलिस फंसी हुई है, पूरी भारत सरकार फंसी हुई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। और यही वजह है कि पूरे देश में इन्होंने अस्थिरता और अपनी ताकत का नंगा नाच बचा रखा है। लोग महाराष्ट्र में अभी देख रहे हैं, पिछले 29 जून से ही इस साल की 29 जून को पिछले साल जो है शिवसेना में बंटवारा हुआ था और इस साल 29 जून 2023 में जो शिवसेना की जगह इस बार जो है एनसीपी में बंटवारा हुआ। एनसीपी के लोग जो है वो भाजपा के साथ मिल गए। अब मिलने के बाद जो है उनमें भी यही विवाद चल रहा है। उसमें विवाद ये चल रहा है कि 9 सदस्यों ने, जिन्होंने सब लोगों ने देखा, राज्यपाल ने एक को तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और 8 को मंत्री की शपथ दिलाई और एक प्रफुल्ल पटेल है जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, वो भी उनमें शामिल हो गए। तो उनको एनसीपी ने उसी दिन जो है डिस्क्वालिफिकेशन का एक नोटिस दिया और स्पीकर के यहाँ अर्जी लगा दी। उन्होंने वो अर्जी जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसमें भी लगा दी। अब जो है ये झगड़ा चल रहा है कि असली एनसीपी कौन सी है, नकली एनसीपी कौन सी है। अगर बंटवारा देखें तो एनसीपी के भी इस समय जो है 53 सदस्य हैं। 53 में से जो है वो 2/3 जो होते हैं वो 37 सदस्य चाहिए।
37 सदस्य अभी तक जो है प्रफुल्ल पटेल की लोग या जो अजीत पवार के लोग हैं वो नहीं जुटा पाए, और जब नहीं जुटा पाए तो उनके पास मेजोरिटी कम है, उन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। तो ऐसी हालत में आप देखें कि फिर इलेक्शन कमीशन फिर वैसा ही बेहुदा फैसला देगा, वो कहेगा जी एनसीपी जो एसपी है वो शरद पवार की नहीं है, वो जो है अजीत पवार की है। जबकि मूल पार्टी के, मैं आपको बता रहा हूं, अगर 25% सदस्य भी उस पार्टी के साथ रहते हैं और वो तय करते हैं क्या मूल पार्टी को रखेंगे, बनाकर रखेंगे उसकी अस्मिता, उसका चुनाव चिन्ह, तो उनसे ना चुनाव चिन्ह छीना जा सकता है, ना उनसे पार्टी का नाम छीना जा सकता है, ना और चीजें छीनी जा सकती। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो भी गलत फैसले करता है, जो स्पीकर है इनके वो भी गलत फैसले करते हैं। राज्यपाल के बारे में तो खुद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जिस ढंग से उद्धव ठाकरे को कहा कि तुम अपनी मेजोरिटी प्रूव करो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो फैसला भी गलत था, क्योंकि राज्यपाल ने जो कारण गिनाए वो गलत थे। तो ये समझिए कि इस समय संविधान के साथ जो है बलात्कार करने का पूरा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, वो संविधान के साथ बलात्कार कर रही है। अब जो है सारी उम्मीद जो है वो सिर्फ इस बात पर है कि 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है। लेकिन ऐसी हालत में एक बात जरूर है कि देश में लोकतंत्र को लेकर लोगों की जो चिंता है वो वाजिब है, और लोगों को उसके खिलाफ जो है इकट्ठा होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और हमेशा अपनी लड़ाई को खुद अपने हाथों से लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने महाराष्ट्र की राजनीति का हाल बताया कि फिलहाल ये हो रहा है कि कुछ विधायकों के कारण सबको ही नोटिस जारी कर दिया है, यानी कि जिन्होंने पार्टी तोड़ी, जिनकी शिकायत हुई, उन्हें छोड़िए, अब उस पार्टी के खिलाफ ही उन विधायक जो बचे हैं उनके खिलाफ ही नोटिस जारी हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात कराएंगे रणजीत जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।